हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वाष्प दाब को परिभाषित कीजिए। एक द्रव का वाष्प दाब किन कारकों पर निर्भर करता है और एक द्रव में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर उसका वाष्प दाब क्यों कम हो जाता है। देखिए बच्चों, प्रश्न के तीन भाग है। कितने भाग है? तीन भाग है। पहले हमें क्या करना है? पहले हमें वाष्प दाब को समझना है। फिर हमें क्या करना है? एक द्रव का वाष्प दाब किन कारकों पर निर्भर करता है। और तीसरा हमारा क्या है? एक द्रव में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर उसका वाष्प दाब क्यों कम हो जाता है। हमें तीन भाग समझना है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न को मुख्य अवधारणा से समझते हैं। क्या होगी इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा? मुख्य अवधारणा। पहले हम क्या समझते हैं? पहले हम समझते हैं वाष्प दाब। चलिए बच्चों, वाष्प दाब क्या होता है? देखिए, जब किसी द्रव को, यहाँ पे लिखता हूं मैं, जब किसी द्रव को एक बंद पात्र में, किसमें बच्चों? एक बंद पात्र में लिया जाता है। एक बंद पात्र में लिया जाता है तो तो पात्र में एक गतिशील एक गतिशील ये सॉरी बच्चों, ये यहाँ पे एक गतिशील द्रव वाष्प, एक गतिशील द्रव वाष्प साम स्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? द्रव वाष्प साम स्थापित हो जाता है। वाष्प साम स्थापित हो जाता है तथा ताप स्थिर रहने पर तथा ताप स्थिर रखने पर ताप स्थिर रखने पर द्रव की वाष्प रखने पर द्रव की वाष्प एक निश्चित दाब आरोपित करती है। क्या करती है बच्चों? द्रव की वाष्प एक निश्चित दाब आरोपित करती है। निश्चित दाब बच्चों, निश्चित दाब आरोपित करती है। निश्चित दाब आरोपित करती है, आरोपित करती है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे वाष्प दाब कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? वाष्प दाब कहते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कहा है बच्चों, इसको समझते हैं। ये देखिए बच्चों, एक बंद पात्र है। ये क्या है बच्चों? बंद पात्र में हम क्या करते हैं? यहाँ पे पानी लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पे? ये देखिए, यहाँ पर क्या है? पानी है। अब ये समझिए बच्चों, ये पानी हो गया हमारा। और देखिए यहाँ पे ये क्या है? ये इसका ऊपरी सतह है। ये पानी का क्या है? ऊपरी सतह है। अब देखिए कि बच्चों, गैस के अणु के जैसे जैसे कि हमारे गैस के अणु होते हैं, वैसे ही द्रव के अणु होते हैं। तो मतलब गैस के अणु द्रव के अणु अलग अलग होते हैं, लेकिन देखिए होता क्या है, गैस की तरह द्रव के अणु भी सदैव क्या करते हैं? गतिमान रहते हैं, सदैव गति करते रहते हैं। इनमें से कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा कुछ ज्यादा होती है और कुछ की कम होती है। अब जिनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, द्रव की सतह पर जो ये अणु होंगे, देखिए द्रव की सतह के जो अणु होंगे जिनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, वो क्या होगा? उनमें से वो क्या, द्रव की जो अणु की सतह छोड़ देंगे। यानी कि द्रव की अणु की सतह छोड़ने के बाद उनका क्या हो जाएगा? उनका वाष्पन हो जाएगा। यानी कि वो वाष्प अवस्था सॉरी, वो क्या होंगे? वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। जब वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे और जो बचेंगे वो क्या करेंगे? वो द्रव पे अपना दाब डालेंगे, द्रव पर दाब डालेंगे। अर्थात द्रव पर वाष्प के अणुओं द्वारा डाले गए दाब को क्या कहते हैं? द्रव पर वाष्प के जो अणु हैं, ये क्या होते हैं बच्चे? बंद पात्र। ये फिर आएगा, ये फिर ऐसे घूम के आएगा, फिर ऐसे घूम के आएगा। तो क्या है? क्रिया चलती रहेगी। तो द्रव पर वाष्प के अणुओं द्वारा डाले गए दाब को क्या कहते हैं बच्चों? वाष्प दाब कहते हैं। ये देखिए बच्चों, आगे समझ, मैंने क्या बताया यहाँ पे? मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया है। क्या कहते हैं बच्चों? देखिए, द्रव की अणु की सतह पे हो क्या होता है? देखिए द्रव है हमारा, द्रव की अणु की सतह पे जो ऊपर द्रव के अणु होंगे, ये सदैव गतिमान रहते हैं। कुछ की गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, जिनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी वो क्या करेंगे? वो सतह छोड़ देंगे, उनका क्या हो जाएगा? उनका वाष्पन हो जाएगा।
तो फिर कुछ समय बाद क्या होता है, ये क्रिया चलती रहती है, क्योंकि हमारा क्या, ये हमारा बंद पात्र है, ऐसा तो नहीं खुला है एक बार अणु चला गया तो आएगा नहीं, ये हमारा क्या है, बंद पात्र है। तो क्या हो गया बच्चों, ये क्रिया चलती रहती है, तो एक समय बाद क्या होता है, साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, यानी कि वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव पर डाले गए दाब को क्या कहते हैं बच्चों, वाष्प, उसका क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। अब प्रश्न में क्या कहा, ये हमारा हो गया पहला भाग हो गया। दूसरा भाग हमारा क्या कहा है, एक द्रव का वाष्प किन कारकों पर निर्भर करता है। चलिए बच्चों हम यहाँ पे क्या देख लेते हैं, कारक देख लेते हैं। कारक कौन कौन से कारक हैं। नंबर एक कारक है हमारा द्रव की प्रकृति। द्रव की प्रकृति, द्रव की प्रकृति कैसे बच्चों, देखिए समझते हैं। द्रव की प्रकृति, देखिए जो द्रव होते हैं, द्रव के अणुओं के बल कौन सा बल कार्य करता है, वांडरवाल बल कार्य करता है। वांडरवाल बलों पर निर्भर करेगा, वांडरवाल बलों पर, जब वांडरवाल बल कार्य करता है तो द्रव की प्रकृति किस पर निर्भर करेगी, वांडरवाल बलों पर निर्भर करेगी। यानी कि जो द्रव का वाष्प दाब है उसके अणुओं में लगने वाला जो वांडरवाल बल है उस पर निर्भर करता है। किस, जो द्रव का जो वाष्प दाब, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों, जो द्रव का जो हमारा क्या है, जो वाष्प दाब है वो किस पर निर्भर करता है, वो अणुओं में लगने वाले वांडरवाल बल पर। यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों में, अणुओं पर लगने वाले, अणुओं पर लगने वाले वांडरवाल आकर्षण बल पर, वांडरवाल वांडरवाल आकर्षण बल पर निर्भर करता है, वांडरवाल आकर्षण बल पर निर्भर करेगा। यानी कि जिसका आकर्षण बल ज्यादा होगा, देखिए अब समझते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, जिसका आकर्षण बल ज्यादा होगा उसका क्या ज्यादा होगा, उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा बच्चों, उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। और जिसका क्वथनांक ज्यादा होगा उसका क्या होगा, उसका वाष्प दाब कम होगा। क्या होगा बच्चों, उसका वाष्प दाब कम होगा। क्वथनांक क्या होता है बच्चों, क्वथनांक वह होता है जिस ताप पर कोई द्रव, कोई विजन उबलने लगता है, उसको क्या कहते हैं, क्वथनांक करते हैं। अगर अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा होगा उसको ज्यादा से ज्यादा ताप चाहिए होगा, यानी कि उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। उसका क्वथनांक ज्यादा होगा तो वाष्प दाब कम होगा, क्योंकि वो ताप मिल ही नहीं पाएगा उसको, तो उसका क्या होगा, वाष्प दाब कम होगा। अर्थात अधिक क्वथनांक का वाष्प दाब कम होता है, यानी कि जितना ज्यादा वाष्प दाब क्वथनांक होगा उसका हमारा वाष्प दाब कम होगा। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया हमारा पहला कारक। दूसरा कारक क्या है हमारा, दूसरा कारक है हमारा ताप। क्या है बच्चों, ताप। ताप को क्या है, ताप बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा हमारा वाष्प ताप क्या होगा, एक मिनट बच्चों ये थोड़ा सा, हाँ वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब हमारा बढ़ेगा। देखिए एक हमारा समीकरण होता है, कौन सा समीकरण होता है इसको समझते हैं बच्चों, क्लेप्रोन समीकरण। कौन सा समीकरण होता है बच्चों, क्लेप्रोन समीकरण। क्या होता है ये होता है हमारा 2.303 लॉग आधार 10 P2 बटे P1, P2 बटे P1 बराबर डेल्टा H। डेल्टा H क्या है हमारा, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं, डेल्टा H बटे R T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बटे T1 गुणे T2। ये हमारा क्या है, कौन समीकरण बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्लेप्रोन समीकरण। देखिए बच्चों हमारे यहाँ पे P2 P1 क्या है, P2 P1 P2 पे वाष्प दाब है, डेल्टा H क्या है, डेल्टा H हमारे द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, और T2 T1 क्या है, यहाँ पे T2 T1 ताप है। तो इस समीकरण के लिए डेल्टा H क्या होता है, देखिए बच्चों इस समीकरण के लिए हमारा यानी कि डेल्टा H सदैव धनात्मक होता है। जब डेल्टा H सदैव धनात्मक होगा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे तापक्रम बढ़ने के साथ द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ेगा। क्या होगा बच्चों, जब डेल्टा H सदैव धनात्मक होगा तो तापक्रम यानी कि T1 T2 बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, हमारा द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ेगा, द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ेगा, द्रव का वाष्प दाब भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों दो कारक हो गए और तीसरा कोई कारक नहीं कि मतलब किस पे, मतलब कि कोई निर्भर करता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह कुछ निर्भर नहीं करता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाए द्रव हमारा नहीं बदलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग हमारा क्या, एक द्रव में अवाष्पशील विलेय के छोड़ने पर उसका वाष्प दाब क्यों कम हो जाता है। चलिए बच्चों समझते हैं, देखिए होता क्या है, देखिए एक जब द्रव में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वाष्पन की वाष्प दाब का अवनमन। क्या बोलते हैं बच्चों, लाइन जो लिखी थी उस पूरी लाइन को हम बोलते हैं
वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन इसमें होता क्या है, देखिए बच्चों, होता क्या, देखिए इसमें प्रश्न में कहा गया है एक द्रव में अवाष्पशील विलय को घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं। देखिए बच्चों होता क्या है, किसी विलयन का जो वाष्प दाब होता है, समझते हैं बच्चों, देखिए किसी विलयन का वाष्प दाब, किसी विलयन का वाष्प जो दाब होता है वो सदैव कैसा होता है, किसी विलयन का वाष्प दाब सदैव कैसा होता है बच्चों, उसके विलायक से कम होता है, सदैव उसके विलायक से, उसके उसके विलायक से कम होता है, अर्थात किसका किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, हमारा विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा। अब इसमें कहा है, देखिए सदैव जगह हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, ये विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होगा, विलयन के वाष्प दाब से, विलयन का वाष्प दाब कम होगा, विलायक का वाष्प दाब हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो उसमें क्या है, अवाष्पशील, देखिए बच्चों क्या, अवाष्पशील विलय को द्रव में घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो बच्चों होता है क्या, जब हम अवाष्पशील विलय घोल देते हैं तो विलायक की सतह का जो कुछ भाग होता है विलय के अणु घेर लेते हैं। क्या होता है बच्चों, जो विलायक जो विलायक है, विलायक की सतह का, विलायक की सतह का कुछ भाग क्या करेंगे, विलय के अणु घेर लेंगे, विलायक की सतह का कुछ भाग क्या करेंगे, विलय के अणु घेर लेंगे, विलय के अणु क्या करेंगे, उसको घेर लेंगे। जब विलय के अणु विलायक के वाष्प दाब को घेर लेंगे तब क्या होगा बच्चों, वहां पर जो उपलब्ध आपेक्षिक पृष्ठ होगा, यानी कि जो सरफेस एरिया होगा, रिलेटिव सरफेस एरिया, यानी कि उपलब्ध आपेक्षिक पृष्ठ कम हो जाएगा। जब उपलब्ध आपेक्षिक पृष्ठ कम हो जाएगा तो हमारा क्या वाष्प दाब होगा, होगा वाष्प दाब होगा, बस कम हो जाएगा, अपेक्षिक उपलब्ध अपेक्षिक पृष्ठ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारा जो वाष्प दाब है वो कम हो जाएगा तथा साम्य अवस्था आने पर विलयन कम वाष्प दाब प्रदर्शित करता है। उपलब्ध अपेक्षिक पृष्ठ कम हो गया, हमारा क्या क्या कम हो गया बच्चों, हमारा यहाँ पर वाष्प दाब कम हो जाता है, बंद नहीं होता है, वाष्प दाब बच्चों कम हो जाता है। जब वाष्प दाब कम हो जाएगा तो साम्य अवस्था आने पर विलयन क्या करेगा, कम वाष्प दाब प्रदर्शित करेगा। ये हमारे बच्चों होगा, तीनों भाग मैंने यहाँ समझा दिए। देखिए यहाँ पे मैंने वाष्प दाब समझा दिया यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने कारक भी समझा दिए, दो कारक हो गए, और यहाँ पे उसका कारण भी समझा दिया। इस बच्चों को देखिए बच्चों, ये जो परिभाषा है इसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। कौन सी, इसकी क्या परिभाषा है, एक द्रव में अवाष्पशील विलय को घोल देते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विलयन, जिसे हम क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन बोलते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे पूरा एक कारण समझा दिया है। देखिए यहाँ पे बच्चों मैंने क्या किया, किस कारण कम हो जाता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।